गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 मैथ का पहला अध्याय का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने रियल नंबर के विषय में अध्ययन किया था कि रियल नंबर क्या है, और जो है रियल नंबर में हमने देखा था न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, या न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसके विषय में हमने अध्ययन किया था। अब हम लोग जो है आज इस भाग में उन्हीं थियरी के आधार पर हम उदाहरण को हल करने की कोशिश करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक का पहला जो उदाहरण है, वह पहला उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अर्थात यह दो संख्या दे दिया गया है, इन दो संख्या का न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यह आपका पहला उदाहरण है। तो चलिए हल करते हैं हम लोग। किस तरह से हल होगा? 12576 और जो बच्चों दूसरी संख्या जो दिया है, दूसरी संख्या दिया है 4052। इन दोनों संख्याओं में बच्चों कौन सी संख्या बड़ी है? आपको पता है बच्चों, यह वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जो है अपने पहले लेक्चर में देखा था कि किस तरह से हमने न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग भाग के द्वारा हम लोगों ने किया था, और एल्गोरिथम का आपने 3 स्टेप देखा था। पहले स्टेप में क्या होता है, जो हम भाग देते हैं, और यदि आपका शेषफल 0 नहीं आता है तब तक वह भाग की प्रक्रिया चलती रहती है। जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसी विधि का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यह संख्या बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, 12576 यह संख्या बड़ी है। ठीक है, छोटी वाली संख्या से हम लोग भाग देते हैं 4052 से। ठीक है, 4052 से हमने भाग दे दिया यहाँ पे। तो भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, कितना जो है बार जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम भाग देते हैं तो 3 बार ये जाएगा। 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 5 हासिल लगन 1 और 4 तिहाई 12। 12 1 56 आया। 12 1 56 को घटा दें तो 6 में से 6 गया जो है आपका 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 1 गया 4। यह आ गया 420। तो यह बच्चों पहला स्टेप जो है आपका रहा। तो यहाँ देखिए, जब आपका शेष 0 नहीं होता है, यदि शेष 0 यहाँ पर हो जाता तो 12576 तथा 4052 का एचसीएफ जो होता वह 4052 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए यह 420 आपका शेष फल नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यह वाली जो संख्या है, यह वाली संख्या, इसको हम पहला स्टेप में लिखेंगे। यह वाली संख्या लिखेंगे 12576। ठीक है बच्चों, बराबर यह जो हमने जिससे भाग दिया है वह वाली संख्या लिखेंगे। यह वाली संख्या 4052 गुणे यह जो भागफल आया है उस भागफल को लिखेंगे 3 धन जो शेषफल आया है उसको लिखेंगे। तो शेषफल कितना आया, 420। ठीक है बच्चों, यह क्या है, यह आपका R है। आपको बताए थे कि यह A है, यह B है, यह Q है और यह R है। ठीक है, यह शेषफल है। यदि शेषफल 0 नहीं होता है तो इसी में आप लोग लिखेंगे कि R बराबर कितना है इसमें, 420, और यह 420 जो है माने R 0 के बराबर नहीं है। यदि 0 के बराबर हो जाता तो यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती। क्योंकि जो है R का मान 0 नहीं है तो यह प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। फिर यह 420 है, फिर हम भाग देंगे, कितना है, 4052। फिर 4052 से इसमें भाग देंगे। फिर देखिए यह कितनी बार जा रहा है, फिर यह जाएगा 9 बार। ठीक है बच्चों, तो देखिए 9 शून्य 0, 9 दूनी 18,
एक 37, 9 चौक 36, एक 37, 37 80। अब चलिए अब यहाँ घटा दीजिए, यह आपका आ गया 2 7 और यहाँ पर आ गया आपका कितना 9, 9 में से आपका 7 2 272, 272 शेष आ गया बच्चों। लेकिन यहाँ भी यह शेष जो है 0 नहीं है, तो दूसरा स्टेप फिर हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। अब ये क्या है बीच में 4052, तो यहाँ लिखेंगे 4052 बराबर जिससे भाग दिए हैं वो लिखेंगे 420 गुणे जो भागफल आया है उसको लिखेंगे प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है 272। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यह r अर्थात 272 0 नहीं है, अर्थात यह r बराबर 272 यह 0 के बराबर नहीं। ठीक है बच्चों, फिर यह प्रक्रिया आगे चलेगी, अर्थात फिर हम भाग देंगे यहाँ क्या है 420 से, फिर हम 420 से भाग देंगे, 420 से भाग देंगे बच्चों, तो फिर अब कितनी बार जाएगा, अब यह एक बार जाएगा, अब आएगा ये 272 आ गया बच्चों। अब यहाँ आ गया 10, 10 में से 2 गया 8, अब यहाँ आ गया आपका कितना 11, 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया 4 और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 148। बच्चों यहाँ भी आपका शेष 0 नहीं हुआ, तो फिर हम तीसरा स्टेप भी यही लिखेंगे, यह जो 420 है यह 420 बराबर कितना है 272 गुणे एक आया है यहाँ 1 धन शेषफल कितना है 148। ठीक है बच्चों, यह भी क्या है, यह भी r जो आपका है 148 वह जो है 0 के बराबर नहीं। फिर बच्चों यह प्रक्रिया फिर आगे चलती रहेगी। ठीक है, अब 148 है, यहाँ कितना है 272, यहाँ है बच्चों 272। ठीक है, 272 फिर भाग देंगे, फिर जो है एक बार ही जाएगा, अब यह आ जाएगा 148। ठीक है, अब जो है यहाँ आप घटा दीजिए तो कितना आएगा, यहाँ बचा आपका 12 और यहाँ 8, तो कितना आएगा 12 में से 8 गया 4, अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 6 और 6 में से 4 गया 2। यहाँ भी शेषफल देखिए बच्चों 0 नहीं आ रहा है, अर्थात फिर वही लिखेंगे, यहाँ पर यह संख्या लिखेंगे क्या है, यह 272 है, 272 बराबर किससे भाग दिए हैं 148 गुणे भागफल कितना आया है 1 धन शेषफल कितना आया है 24। बच्चों यह भी जो है आपके r का जो है r 0 नहीं है, अर्थात यह r बराबर 24 और यह भी 0 के बराबर नहीं। ठीक है बच्चों, फिर आप देखिए फिर यह प्रक्रिया चलेगा, अब यह 24 है यहाँ, ठीक है, तो 24 अब यहाँ 148 है, भाग दे देंगे। अब देखिए यहाँ 24 वाली प्रक्रिया आई, अब उधर जाएगा नहीं बच्चों। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इधर इसको हम बढ़ाते हैं, यहाँ इसको ले लेते हैं। ठीक है, यह आपका कितना आया था बच्चों, यह आपका शेषफल आया था आपका 24, अब यहाँ क्या है 148 है, तो 148 से भाग दे देंगे, कितना जाएगा 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24 के 4 राशि ले गए 2, 6 दूनी 12 2 14, 144, 8 में से 4 गया 4। ठीक है बच्चों, यहाँ भी देखिए शेषफल आपका 0 नहीं हुआ, अर्थात फिर इसको यहाँ पर लिख लेंगे, यह क्या है 148, तो यह हो गया 148 बराबर कितने से भाग दिए हैं 24 गुणे यह कितना है 6 धन शेषफल कितना है 4, अर्थात यह r बराबर जो 4 है, r बराबर जो 4 है वह भी 0 के बराबर नहीं।
ठीक है बच्चों, फिर ये प्रक्रिया आगे करेंगे। फिर ये 4 से क्या है, ये 24 है, भाग देंगे 4 छक 24, और ये बच्चों क्या आ गया, ये आपका 0 आ गया। देखिए अब यहाँ शेषफल 0 आ गया, तब यहाँ फिर से देखेंगे यहाँ क्या है 24 है, तो यहाँ लिखेंगे 24। ठीक है बच्चों, और यह बराबर क्या था, किससे भाग दिए थे, 4 से भाग दिए थे, गुणे कितना आया है 6 आया है, धन शेषफल 0, अर्थात r बराबर क्या हो गया 0, r बराबर 0 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, इसलिए यह प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। ठीक है, इसलिए यह प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। अर्थात आप देखिए यहाँ पर आ जाइए, अब हमें इनका क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। ठीक है, किसका एचसीएफ निकालना था, 12,576 और 4,052 का क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। अर्थात यह इनका एचसीएफ कितना आ गया, यही जो लास्ट में आएगा, जो 0 के बाद ये लास्ट में जो है यह भाजक आएगा। ठीक है, जिससे हमने भाग दिया है वही इनका क्या आ जाएगा, वही इनका एचसीएफ आ जाएगा। अर्थात 12,576 और 4,052 का एचसीएफ हो गया 4। ठीक है, अर्थात यही इनका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, यह आप एक प्रकार से आपका रफ कार्य है, ये साइड में कीजिएगा या साथ में कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यह आपका जो है न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से आपने इस तरह से इसको हल करते हैं। ठीक है बच्चों, यह पहला उदाहरण था। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि जो आपका जो 2 संख्या दिया गया है जिसका हमें एचसीएफ निकालना है, उसमें जो है जो बड़ी संख्या होती है छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, हमने भाग दिया, भाग देने पर यह 3 बार गया, शेष आया 420। यदि शेष 0 नहीं होता है, ठीक है, तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका शेष 0 ना हो जाए, तब तक किसी तरह से हम लोग भाग देते रहेंगे। तो यहाँ 420 आ गया, अर्थात यह पहला स्टेप है जो है, और इस पहले स्टेप को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यह जो है आपका बड़ा वाला संख्या, ठीक है, यह बड़ा वाला संख्या बराबर जिससे भाग दिए हैं वो, और जितना जो है आपका ये आया गुणे प्लस शेषफल। यदि यह चूंकि r है तो r बराबर 420, यह 0 के बराबर नहीं है, तो यह प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। फिर 420 में 4,052 का फिर भाग देंगे, कितना बार गया, 9 बार गया, शेष कितना आया 272। इसमें भी r 0 नहीं आया है, तो फिर यहाँ लिखेंगे यह बराबर यह गुणे यह प्लस 272। चूंकि यह 272 r है, r बराबर 272, यह 0 के बराबर नहीं है। फिर प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। फिर 272 में 420 से भाग देंगे, यहाँ 1 आया, जो है शेष 148 आया, यहाँ भी शेष 0 नहीं है, अर्थात फिर वही स्टेप वहाँ लिखेंगे 420, ठीक है, बराबर 272 गुणे 1 प्लस 148। ठीक है, यहाँ भी r 0 नहीं है। फिर उसी तरह देखिए दूसरा उदाहरण है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संघ पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, यह आपका दूसरा उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण कैसे हल होगा, देखिए कि यहाँ क्या दिया है कि प्रत्येक धनात्मक संख्य पूर्णांक, तो हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक है, मान लिया a एक धनात्मक पूर्णांक है। a जो है क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लिया a धनात्मक पूर्णांक है,
तो b बराबर क्या होगा, b बराबर, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको तो हमने मान लिया कि ये धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर यहाँ क्या दिया है 2q, ठीक है, तो क्या दिया है 2 दिया है, तो वही b बराबर मान लेंगे 2, जो भी संख्या दिया हो वही b बराबर मान लेंगे, ठीक है। यहाँ 2q है या 2q + 1 है तो b बराबर 2q मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ हम थोड़ा सा रफ कार्य देखते हैं, यहाँ आप रफ कार्य में करिएगा, रफ कार्य में ठीक वही आप जो है जो न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से जो न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका में आप भाग देते हैं उसी विधि से, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये a है, a को हमने धनात्मक मान लिया, ठीक है, a को मैंने धनात्मक मान दिया। अब इस 2 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, जब हम यहाँ भाग देंगे तो यह मान लीजिए q आ गया और यहाँ क्या आ गया आपका r आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, कि न्यूक्लियर विभाजन, यहाँ पर लिखेंगे न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने क्या लिखा था, तो वही जिस तरह से हमने पहला उदाहरण लिखा था, यह a, तो a बराबर करते थे तो क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बराबर, यह क्या है 2 है, तो 2 गुणे q अर्थात q प्लस r, यही हमने पहले उदाहरण में देखा था, ठीक है, कि जो हम भाग देते हैं यह बराबर लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं वह गुणे जो भागफल आता है वह गुणे यह प्लस जो शेषफल होता है यह, ठीक है, तो वही हमने लिख दिया a बराबर 2q प्लस r, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए यह जो r है, ठीक है, यह r को हम क्या लिख सकते हैं, यह ध्यान दीजिए, यह शेषफल जो है बच्चों, इससे जो आपका यह भाजक होता है, भाजक से शेषफल क्या होता है कम होता है, ठीक है, या तो 0 होगा या 0 से कम होगा, ठीक है, या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा लेकिन इससे कम होगा, ठीक है, ध्यान रखिए बच्चों। तो यहाँ 2 है तो r क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है, या तो 0 होगा, ठीक है, या इससे कम, यहाँ 2 है तो यह 1 हो सकता है, अर्थात 0 और 1 हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो a बराबर 2q प्लस r, जहाँ यहाँ लिखेंगे जहाँ r बराबर 0 या 1, ठीक है, या यहाँ लिखेंगे a बराबर, यदि हम 0 मान लें, यदि r के जगह हम 0 रखें तब क्या होगा बच्चों, यदि r के बराबर हम 0 रखें तब क्या होगा, तब यहाँ देखेंगे 2q धन r की जगह 0, तो यह क्या हो जाएगा, तब यह a बराबर हो जाएगा 2q, ठीक है। दूसरा, यदि a बराबर r की जगह 1 रख दें तब क्या हो जाएगा 2q प्लस, अब यहाँ r की जगह हमने पहली बार 0 रखा था, अब r की जगह 1 रख देंगे तब यह क्या हो जाएगा बच्चों, तब यह हो जाएगा 2q प्लस 1, अर्थात a बराबर हमें 2 मान प्राप्त हो गया, यह a बराबर एक प्राप्त हो गया 2q और दूसरा प्राप्त हो गया 2q प्लस 1। ध्यान रखिए बच्चों, यह 2q, अब चूंकि यह बच्चों यह धनात्मक है, तो जो धनात्मक पूर्णांक होता है या तो वह सम धनात्मक पूर्णांक होगा या विषम जो है पूर्णांक होगा। आपने माना था ना कि मान लिया यह धनात्मक पूर्णांक है, तो जो धनात्मक पूर्णांक होता है या तो सम जो है पूर्णांक होगा या तो विषम पूर्णांक होगा। तो यह 2q क्या है बच्चों, यह 2q, ठीक है, यह सम पूर्णांक है, क्या निकालना था इसमें, यह सम पूर्णांक है, 2q क्या है सम पूर्णांक है। आप कहेंगे सर क्यों यह सम पूर्णांक है, क्योंकि यह जो है एक गुणनखंड है, यह 2 से कट जा रहा है, ठीक है, तो जो है संख्या कट जाए या जिसका गुणनखंड हो वह संख्या क्या कहलाता है, वह संख्या सम पूर्णांक हो कहलाता है।
चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि 2q एक गुणनखंड है, 2q एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, इसलिए जो है 2q क्या है, समपूर्णांक है, इसलिए यहां लिख दें, इसलिए ठीक है, इसलिए जब यह जो है आपका 2q समपूर्णांक है, ठीक है, तो इसलिए 2q + 1 क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, इसलिए 2q + 1 क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ, यही हमें सिद्ध करना था। यही था इसमें कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संघ पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विसंग पूर्णांक 2q1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यही आया कि जो आपका 2q + 1 एक विषम पूर्णांक होता है, यही हमें प्रूफ करना था और यह हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग जो है तीसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक बच्चों, उसी तरह से जिस तरह से आपने दूसरा उदाहरण लिया, ठीक उसी तरह से यहां भी वही करेंगे कि मान लिया a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मान लिया एक धनात्मक पूर्णांक है, तो b बराबर क्या होगा बच्चों, वहां b बराबर 2 रखा था क्योंकि 2q था, यहां क्या है, यहां 4q है, तो 4q है तो b बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपसे बोले ना कि जितना q हो बच्चों वही b बराबर ये हो जाएगा, b बराबर 4। ठीक है, तो वही आप भाग वाला प्रयोग रफ पर करेंगे। ये क्या करना है, अब a में 4 से भाग देंगे, रफ पर करना है ये। ठीक है, भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ r शेष आ जाएगा। अब इस r का मान क्या होगा, इस r का मान 0 हो सकता है, एक इस r का मान इससे छोटा होता है तो 0 से कम नहीं होता, r का मान 0 से कम नहीं होता, तो 0 होगा, दूसरा 1 होगा और 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, 0 1 2 3 r का मान होगा, क्योंकि यह r जो है 0 से कम नहीं होता और इससे अधिक नहीं होता, इससे कम होता है। ठीक है, तो यह 4 है तो 4 से कम क्या है, 3 है तो 3 तक होगा, 0 1 2 3। अब यहाँ a बराबर, अब यह a था ना बीच में, यह रफ का हमने किया है ये। ठीक है, तो यह a बराबर क्या होगा, यह 4 गुणे q धन शेषफल r। ठीक है, यहां लिखेंगे जहां r बराबर 0 1 2 3, यहां लिखेंगे। ठीक है, यदि यहां लिखेंगे a बराबर यह है 4q प्लस, यदि r बराबर 0 कर दिया जाए 0 तो यह a बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4q। दूसरा यदि a बराबर 1 मान ले तब क्या हो जाएगा, तब 4q प्लस 1 और यह बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4q प्लस 1। ठीक है बच्चों, यदि 2 मान ले a बराबर तो 4q प्लस 2 और यह बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 2। उसी तरह से अगर 3 का मान ले बच्चों तो a बराबर 4q प्लस 3 और यह बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3। इस तरह से देखिए यह आपका a बराबर इतना प्राप्त हुआ, a बराबर 4q प्राप्त हुआ, 4q प्लस 1 प्राप्त हुआ, 4q प्लस 2 प्राप्त हुआ, 4q प्लस 3 प्राप्त हुआ। इन चारों में से ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है, यह जो 4q है, ठीक है, 4q को हम लिख सकते हैं 2q लिख सकते हैं बच्चों ना।
2q, 2 दूनी 4, 4q, अर्थात 4 जो है एक गुणनखंड है किसका, 2 का। अब उसी तरह से ये देखें 4q प्लस 2, 4q प्लस 2, ठीक है, इसका भी अगर हम गुणनखंड करें तो यह गुणनखंड प्राप्त होगा आपका 2q प्लस 1, ठीक है। यहाँ बच्चों देखिए 2 दूनी 4, 4q प्लस यहाँ 2 है, ये 2 है तो प्लस यहाँ 1 है, 2 एक कम 2, तो 4q प्लस 2, अर्थात यह भी इसका एक गुणनखंड है। आप देखिए इन दोनों गुणनखंड में 2 2 दोनों का जो है गुणनखंड 2 है, अर्थात जो है आपको पता है जो है कि आपका सम धन पूर्णांक क्या होता है, जब जो है किसी का एक गुणनखंड हो, ठीक है। तो ये देखिए यह गुणनखंड है, ठीक है, अर्थात 4q तथा 4q प्लस 2 ये क्या है, एक गुणनखंड है, एक लिखेंगे एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, इसलिए यह 4q तथा 4q प्लस 2 एक सम धन पूर्णांक होगा, सम धन पूर्णांक होगा, ठीक है। इसलिए जब बच्चों यह और यह जब यह दोनों धन पूर्णांक हुआ तो यह जो दोनों है वह विषम पूर्णांक होगा, क्योंकि यह दोनों जो है इन दोनों का कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए यहां लिखेंगे 4q, इसलिए 4q प्लस 1, ठीक है, तथा आपका 4q प्लस 3, ठीक है, एक विषम पूर्णांक होगा, लिखेंगे एक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा, ठीक है बच्चों। और यही आपको सिद्ध करना था, देखिए यही जो है आपके प्रश्न में था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है, यह विषम पूर्णांक होता है। हाँ, यहाँ विषम पूर्णांक होता है, 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक होता है, क्योंकि इनका कोई गुणनखंड नहीं होता है। जब किसी संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता है तो वह क्या होता है, विषम पूर्णांक होता है। किस तरह से होता है हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। इस तरह से आपका ये 3 उदाहरण तक हो गए।